Good morning, students. So, today we will discuss the rest of the chapter, and our first topic is petroleum. So, my dear students, पेट्रोलियम फॉर्म्स पेट्रोलियम कब बनता है? जब समंदर के अंदर और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड हो जाते हैं और उनके ऊपर धीरे 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 स्लोली सैंड और क्ले धीरे धीरे जमती जाती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है, बहुत सारे लेयर्स उन लिविंग और ऑर्गेनिजम्स के जो डेड पार्ट्स हैं उनके ऊपर जब वो बहुत सारी परतें जम जाती हैं तो धीरे धीरे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा और वहाँ से एयर निकलती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा वहाँ पर बिल्कुल भी एयर नहीं होगी। उस टाइम पर जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और हवा नहीं होगी तो वो डेड ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कोई 100 सालों में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये जो प्रोसेस है वो कई लाखों साल लेती है। ठीक है, तो कई लाखों साल पहले से जो जीवाश्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पानी में रहने वाले डेड हो गए थे, उनके ऊपर जैसे जैसे मिट्टी चढ़ती गई और जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होता गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता गया, हवा वहाँ से हटती गई, तो वो धीरे धीरे पेट्रोल और नेचुरल गैस में कन्वर्ट होते गए। आज जो हम नेचुरल गैस और पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं वो कई मिलियंस यानी कई लाखों साल पहले जो बने थे उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये एक पेट्रोलियम ड्रिल है। ठीक है, समंदर के अंदर लगाई गई है। तो ये समंदर के नीचे कहीं जहाँ पेट्रोल मिला उसके अंदर ड्रिल करके, बहुत गहराई में ड्रिल करके वहाँ से कच्चा तेल निकाल रही है। अब देखिए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स इनसाइड द अर्थ। ये धरती के अंदर यानी समंदर के अंदर जो नीचे लैंड है वहाँ पर कैसे कैसे हम गैस को निकाल सकते हैं या कैसे कैसे हम पेट्रोलियम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये अलग अलग तरह की लैंड सरफेसेस हैं पानी के नीचे। ओके, अब यहाँ आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, इम्परमिएबल शेल्स और परमिएबल सैंडस्टोन। ठीक है, तो यहाँ इम्परमिएबल और परमिएबल का मतलब क्या है? इम्परमिएबल का मतलब ये हुआ यहाँ पर जहाँ पर लिक्विड और गैस की मूवमेंट नहीं हो पाती है, और परमिएबल का मतलब क्या हुआ? उस एरिया में गैस और ऑयल की मूवमेंट हो सकती है। तो ये चारों पिक्चर्स में लिखा हुआ है इम्परमिएबल और परमिएबल। अब यहाँ जो लिखा है शेल्स, SHALES, ये शेल्स क्या है? दीज आर टाइप ऑफ हार्ड स्टोन्स। ये हार्ड स्टोन्स की लेयर्स हैं। ठीक है, लेकिन ये इम्परमिएबल हैं, इनमें गैस और ऑयल ट्रांसमिट नहीं हो पाती, मूवमेंट इनकी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये चार अलग अलग टाइप्स हैं कि धरती के अंदर किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं और कहाँ से हम ऑयल और गैस प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ऑयल और गैस सिर्फ परमिएबल लेयर से ही ले सकते हैं, ऐसी लेयर से जहाँ पर लिक्विड और गैस की मूवमेंट उस लेयर में आसानी से हो सके। सिर्फ उन्हीं लेयर्स में से हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को रिफाइन करने की प्रोसेस को ही हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। एक बार फिर से, पेट्रोलियम को रिफाइन करने की प्रोसेस को ही हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। क्यों करते हैं इसको हम रिफाइन? क्योंकि पेट्रोलियम जो है वो अपने आप में बहुत अलग अलग तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना है, अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना है। ये बहुत ही डार्क और ऑयली लिक्विड होता है और इसकी स्मेल अनप्लेजेंट, मतलब अच्छी नहीं होती है। ओके, नीचे एक पेट्रोलियम रिफाइनरी की पिक्चर है। पेट्रोलियम रिफाइनरी बहुत ही
कहीं दूर अलग साइड में बनाई जाती है। वहाँ पर हम, जहाँ पर इसकी ड्रिलिंग होती है, यहाँ से हम इसको ट्रांसपोर्ट करके रिफाइनरी तक लेकर आते हैं क्रूड ऑयल को, और यहाँ उसको रिफाइनिंग करते हैं। यहाँ उनकी रिफाइनिंग की जा सकती है। जब हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं, देखिए ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल को डाल रहे हैं। वी आर इंसर्टिंग दिस क्रूड ऑयल फ्रॉम हेयर। यहाँ से इस कच्चे तेल को डाल रहे हैं और इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हम इसको हीट करते हैं। ठीक है, हीट करने से क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर पर इस क्रूड ऑयल की अलग अलग चीज़ें ऊपर गैस बनकर उड़ने लगती हैं और हम उनको बाद में अलग अलग इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, जो जिस टेम्परेचर पर आती है, ये साइंटिस्ट निकाल के रखते हैं कि इस टेम्परेचर पर हमको ये मिल जाएगा, इस टेम्परेचर पर ये मिल जाएगा, इस टेम्परेचर पर ये मिल जाएगा। तो अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ आगे लिखा भी है और आगे पिक्चर भी है एक, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, सबसे ऊपर हम गैसेस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और गैसेस का काम क्या है, हम उन गैसेस से क्या काम ले सकते हैं, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में कुकिंग के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर मिलता है हमको नेफ्था। नेफ्था एक ऐसा कंपाउंड है जो हम केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मिलता है हमको गैसोलीन, जो पेट्रोलियम, जो पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स हैं उनमें उसका इस्तेमाल होता है। फिर होता है कैरोसिन। कैरोसिन का इस्तेमाल हम पहले खाना बनाने के लिए करते थे, लेकिन एक बहुत अच्छी हाई क्वालिटी का जो कैरोसिन होता है वो जहाज़ों को उड़ाने में जहाज़ों को उड़ाने में इस्तेमाल होता है। हेलीकॉप्टर्स वगैरह में बहुत हाई क्वालिटी का कैरोसिन यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है डीजल। डीजल से चलने वाले व्हीकल्स में हम इनका प्रयोग करते हैं। हम पेट्रोल पंप पर दो अलग सेक्शंस देखते हैं, पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, आजकल बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ यानी चंडीगढ़, दिल्ली में, वहाँ पर हम सीएनजी पंप भी देखते हैं। वहाँ पर नेचुरल गैस को व्हीकल्स में डालकर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाता है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स। इन ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स का हम बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, मोम बनाने के लिए, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स के रूप में, पॉलिशेस के रूप में हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्यूल ऑयल। ये थोड़ा क्वालिटी वाइज ठीक नहीं होता, लेकिन हम इनका इस्तेमाल बहुत बड़ी बड़ी शिप्स को चलाने के लिए करते हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज़ में इस तरह के फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल होता है। उसके बाद बच जाता है रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब जो इन सब को अलग करने के बाद जो बच गया, उसका इस्तेमाल भी हम घरों पे, छतों पे डालने के लिए कर सकते हैं। कई घरों में इस बिटुमिन नाम के रेजिड्यू, बिटुमिन, BITUMEN, बिटुमिन जो एक रेजिड्यू बच जाता है, ये सड़कें बनाने में भी काम आता है। ठीक है, जिसको पंजाबी में कहते हैं लुक, है ना, अदरवाइज़ हम इसको तारकोल भी कह देते हैं। तो ये सड़कें बनाने में इस्तेमाल होता है। कभी कभी हम अपने घरों की छतों पर रूफिंग के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, पानी का इस पर ज़्यादा असर नहीं होता है। इसके बाद हमारा लास्ट कंपोनेंट रह गया नेचुरल गैस। नेचुरल गैस बच्चों, पेट्रोलियम के साथ ही इसको भी हम अलग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नेचुरल गैस व्हीकल्स में इस्तेमाल की जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग होती है, कम प्रदूषण पैदा करती है। ठीक है, इसको हम फ्यूल्स के रूप में घरों में, इंडस्ट्रीज़ में या ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई जगह पर इसको पावर जनरेशन यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। CNG, यहाँ पे एक छोटी सी टर्म आ गई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, अब गैस को कंप्रेस कैसे किया जाता है? बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पर जब हम किसी गैस को, मान लीजिए कोई एक चैम्बर लिया, उसमें हमने गैस फिल कर दी, बाद में हमने उसको चारों तरफ से कंप्रेस करना शुरू कर दिया,
तो धीरे धीरे वो गैस कंप्रेस होती 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 लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगी, प्लस हम उसका टेम्परेचर भी लो करते जाएंगे तो और ज़्यादा उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही लो प्रेशर और बहुत ही हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर हम किसी गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं। हमारे घरों में जो सिलेंडर में गैस आती है वो इसी तरह से लिक्विड फॉर्म में होती है, और धीरे धीरे जैसे ही वो उस सिलेंडर से बाहर आती है वो एक गैस के रूप में जलने लगती है। तो नेचुरल गैस भी इनफ्लेमेबल है, इससे भी सावधान हमको रहना चाहिए। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस चैप्टर। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी डाउट। थैंक यू।